अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस जो लेक्चर रहा हमारा प्रीवियस टॉपिक रहा उसमें हमने ब्रीफली इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट को डिस्कस किया था। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल ऑडिट में किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है या किन फेजेस को आप फॉलो करते हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिट इस्टेब्लिश होता है या कंडक्ट होता है। तो जब इंटरनल ऑडिट तो हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं जिसमें हमने कहा कि जब अपने ही मेंबर से, अपनी ही एम्प्लॉज से या स्टाफ से जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करवाए तो इसे इंटरनल ऑडिट कहा जाएगा। यानी जब आप अपने सीनियर वर्कर से, अपने स्किलफुल वर्कर्स से या एक्सपर्टीज़ की बेसिस पर अपने ही वर्कर्स की एक टीम बना दें। होनी तो ये इंडिपेंडेंट टीम चाहिए थी, डिपेंडेंट ना रहे, लेकिन अ, आप देखते हो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म या प्रोफेशनल जेलिसी या डिफरेंट और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी बेसिस पर इंटरनल ऑडिट में वीकनेसेस नज़र आती हैं या इसके डिसएडवांटेजेस नज़र आते हैं हमें। तो जब आप इंटरनल ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो फिर इंटरनल टीम को, यानी इंटरनल ऑडिट टीम को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल जो एफिलिएशंस हैं उनको साइड पे रखना चाहिए। उनसे हट के आपको ऑडिट स्टार्ट करना चाहिए। तो पढ़ने की इस टॉपिक को जहाँ इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप ऑडिट स्टार्ट करते हो एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर तो आपको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स हेल्प आउट करती हैं ऑडिट करने में। यानी इंटरनल ऑडिट हुआ, इंटरनल ऑडिटर ने, इंटरनल ऑडिट टीम ने जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया होता है या ओपिनियन सेट किया होता है तो उस ओपिनियन को आप एज अ एविडेंस ले सकते हैं। तो आज यही हम देख रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट के क्या स्टेप्स हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो इंटरनल ऑडिट टीम फॉलो करती है, और ये ओपिनियंस या ये रिपोर्ट्स आपको किस तरह हेल्प आउट कर सकती हैं एक्सटर्नल ऑडिट में। पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं कि इंटरनल ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस एंड रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद द बिजनेस एंड इज नॉर्मली डन बाय स्पेशली असाइंड स्टाफ. It should operate independently of all the internal check and in no case should divest any one of the responsibility placed upon him. इंटरनल ऑडिट बेसिकली ऑपरेशनल रिव्यू है या बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ फाइनलाइज हो चुकी हैं या कंटिन्यूअस हैं, इन प्रोसेस हैं, उनको आप उनका अप्रेजल के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए, उनकी असेसमेंट के लिए आप एक स्पेशली असाइन टीम बना लेते हैं। और इस टीम का ये आपके ही उस ऑर्गेनाइजेशन का ही स्टाफ होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, जिनको जिनकी एक टीम बना दी जाती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्कर होते हैं, यानी एक वर्कर होगा अकाउंट से, फॉर एग्जांपल एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होगा, एक मार्केटिंग से हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो सकता है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आपके वर्कर होते हैं, मेंबर होते हैं, जो मिल के फिर अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं। तो ये तो हुआ इंटरनल ऑडिट जो कि इंडिपेंडेंट है। इसके रूल्स बेस या रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं, स्टैंडर्ड्स यही हैं कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक बेस्ट रिपोर्ट आ सकती है इंटरनल ऑडिट की, जिसकी बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ या ऑर्गेनाइजेशनल आप कह सकते हैं कि अ, जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोटेक्शन में फिर इंटरनल ऑडिट हेल्प आउट कर सकता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स यूएसए हैज़ डिफाइंड इंटरनल ऑडिट एज अंडर। अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन ले रहे हैं। व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? एन इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी। पहली बात ये अप्रेजल एक्टिविटी है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस एज अ सर्विस टू द मैनेजमेंट. It is a managerial control which functions by measuring and evaluating the effectiveness of other control. यानी इंटरनल ऑडिटिंग में इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है जो मैनेजमेंट को हेल्प आउट करती है, जो मैनेजरियल कंडक्ट को, जो मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने में, इम्प्लीमेंट करने में या उनके कंट्रोल में आपको हेल्प आउट करते हैं कि जो स्टैंडर्ड आपने दिए वो फिजिबल थे नहीं थे,
उससे क्या आउटपुट रहा, उससे क्या सिचुएशन रही, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी क्या रही, परफॉर्मेंस क्या रही। तो ये जब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को आप कंट्रोल देखना चाहते हो, ये इंटरनल कंट्रोल आपको हेल्प आउट करते हैं। और ये एक अप्रेजल एक्टिविटी है, सिंपल रिव्यू है ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस का। और ये मैनेजमेंट को हेल्प आउट करता है इंटरनल ऑडिट। Scope देख लें, the above institute has also defined the scope of internal audit as under the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of organization system of internal control and quality of performance is carrying out assigned responsibilities. स्कोप यही है कि इंटरनल ऑडिट बेसिकली जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाए मैनेजमेंट की तरफ से एज अ इंटरनल ऑडिट टीम, तो आप उसी ज्यूरिडिक्शन में अपनी ही लाइबिलिटीज़ में या ड्यूटीज़ को फॉलो करते हुए ओपिनियन देंगे। यानी अगर सिर्फ कैश डिपार्टमेंट का कहा गया, अगर सिर्फ फाइनेंस का कहा गया, अगर फिर सिर्फ कॉस्ट डिपार्टमेंट का कहा गया, तो आप उतना ही ऑडिट, वही ऑडिट करेंगे, उससे हट के आप नहीं कर सकते। तो आपको इंटरनल ऑडिट का स्कोप या उसकी ज्यूरिडिक्शन या उसकी लिमिटेशंस या लिमिट्स क्लियर कर दी जाती है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि फिर आप उन एरियाज़ का यानी लीगल यूनिट में चले जाएं, या आप सेक्रेसी में चले जाएं, सीक्रेट्स जो कॉन्फिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ चले जाए, आप नहीं जा सकते। क्योंकि जहाँ स्कोप है, जहाँ आपकी लिमिट है, जो आपको एरियाज असाइन किए गए हैं, आप उन्हीं का ही ऑडिट करेंगे। अगर आप टीम हैं, वर्कर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के और ऑडिट कर रहे हैं, अब हम रोल देख लेते हैं कि इंटरनल ऑडिट टीम का क्या रोल हो सकता है। To achieve the said objectives, the above institute has identified the following 5 areas of operation for review by internal auditor. The first one is reliability and integrity of information, compliance with policies, plans, procedures, laws, and regulations, safeguarding of assets, economical and efficient use of resources, accomplishment of established objectives and goals for operations or programs। यानी इंटरनल ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी रिलायबिलिटी और इंटेग्रिटी को असेस करने में, कि अप्रेजल में हेल्प आउट करते हैं इंटरनल ऑडिट। जैसे हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, रेलिवेंस हो, तो रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनल ऑडिट करवाएं अपने ही वर्कर्स से, कि हमारे अपने ही वर्कर्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस यूनिट, अकाउंट यूनिट फ्रॉड तो नहीं कर रहा। कौन कौन से वर्कर्स ऐसे हैं, कौन कौन से यूनिट्स ऐसे हैं जहां फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ अकर हो रही हैं, अनएथिकल एक्टिविटीज़ अकर हो रही हैं। तो आप इजीली, अगर प्रॉपर इंटरनल ऑडिट हो, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ऑडिट हो, तो ये इजीली क्लियर हो जाता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट तक जा रही है, फ्लो की जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन क्या रिलायबल है या नहीं है। बाज़ औक़ात मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, वो इन्फॉर्मेशन फ्रॉडलेंट होती है, फेक होती है, फिक्टिशियस होती है। तो अब आप इंफॉर्मेशन, अब मैनेजमेंट ही चाहेगी कि इंटरनल ऑडिट हो, ताकि क्लियर रहे कि कहाँ फ्रॉड हो रहा है। कंप्लायंस विद पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोसीजर्स, जो पॉलिसीज़ बनाई गई, जो प्रोसीजर्स दिए गए, स्टैंडर्ड्स दिए गए, जो रूल्स रेगुलेशंस दिए गए, जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स थे, ये क्या इनके इनकी तामील हो रही है, कंप्लाई विद, कि इनको इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इनको हमारे डिपार्टमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग हो रही है, इनकी रिलायबिलिटी है या इनकी फिजिबिलिटी है, ये देखना ज़रूरी है। तो ये इंटरनल ऑडिट ही क्लियर करेगा। सेफगार्डिंग ऑफ एसेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, कि एसेट सेफगार्डिंग में भी, कि आपके एसेट्स की मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, मिस फिजेंस ना हो, श्रिंकेज ना हो, डिसबर्समेंट्स ना हो, मिस मैनेजमेंट ना हो, ये पॉइंट का देखना ज़रूरी है। और ये इंटरनल ऑडिट ही की और ओपिनियंस या रिपोर्ट से क्लियर कर सकती हैं। इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे करंट हैं, इंटरमीडिएट हैं, फिक्स्ड हैं, एसेट्स हैं, तो ये इनकी इकोनॉमिक और फिजिबल यूज़ आपको देखना होगा कि हमारे रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
accomplishment of established objectives and goals for operations or programs। फिर आप क्या करते हो कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे या गोल्स थे, गोल्स बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स जो गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। आप लॉन्ग रन जो गोल्स सेट कर चुके हैं उनकी अचीवमेंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए, क्या वो एकम्प्लिश हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और ये क्लियर करेगा आपको आपको इंटरनल ऑडिट, जब आपके अपने ही वर्कर्स अपना ही असाइंड स्टाफ इंटरनल ऑडिट करेगा तो क्लियर कर देगा कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट किए हुए हैं और वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये अब हम क्लियर कर चुके हैं रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट। In light of the above points, it can be safely concluded that current concept of internal audit not only covers the hereto traditional functions but also stresses new and modern areas such as reviewing the economic and efficient use of resources and watching the organizational performance। यानी इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को अप्रेज करने में, एग्जामिन करने में, जज करने में या इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज या एसेट्स में आपको इंटरनल ऑडिट प्रोटेक्ट करता है, हेल्प आउट कर रहा होता है। जब आप क्वार्टरली इंटरनल ऑडिट करवाएं, सेमी एनुअली इंटरनल ऑडिट करवाएं या आप एनुअली इंटरनल ऑडिट करवाएं तो हर यूनिट के फ्लॉज, हर यूनिट के एरर्स, फ्रॉड्स आपको क्लियर होते जाएंगे। आप जो पॉलिसी स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं क्लियर होती जाएंगी कि इम्प्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ फ्लॉज हैं, क्यों आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को या टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे, तो इंटरनल ऑडिट आपको हेल्प आउट करता है। इसी तरह नेक्स्ट हम पॉइंट दे सकते हैं कि अब आप इंटरनल ऑडिट करते हैं तो इंटरनल ऑडिट में किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच टू इंटरनल ऑडिटिंग, जिसमें है a check list governing forward looking approach to internal auditing is suggested below। evaluation of internal control, पहले तो आप इंटरनल ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करेंगे। किस तरह ये काम कर सकते हैं कि दिस शुड टेस्ट द एडिकेसी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स। इंफॉर्मेशन इज एडिकेट एंड एक्यूरेट, आप देखते हो कि जो इंफॉर्मेशन ब्लैक एंड वाइट में, नोटिफिकेशन में, सर्कुलर्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में, शेप में, स्टाइल में आप तक पहुंच रही हैं, क्या वो रिलायबल हैं, क्या वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। तो ये अब टीम चेक करेगी, ये इंटरनल कंट्रोल आप देख रहे हो। रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, केयरलेसनेस। हम ये तीनों पॉइंट या कंट्रोल ओवरऑल फेजेस ऑफ ऑपरेशन, ये हम पॉइंट देख चुके हैं पहले भी कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो उनमें श्रिंकेज लॉस तो नहीं हो रहा, वो चोरी तो नहीं हो रहे, थेफ्ट तो नहीं हो रहा उनका एसेट्स में, कैश की हेरा फेरी, कैश का डिक्लाइन, मैनिपुलेशन, ये एम्बेजलमेंट है। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश जिसे हमने पढ़ा था, कैश की एम्बेजलमेंट तो नहीं हो रही, कैश को पर्सनली यूज़ तो नहीं किया जा रहा। तो अगर किया जा रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और ये एक्टिविटीज़ क्यों इम्प्लीमेंटेड हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन कर रही हैं। केयरलेसनेस, केयरलेसनेस तो नहीं है वर्कर्स की तरफ से, आपके वर्कर्स प्रॉपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन में केयरलेसनेस है, वेस्टेज हो रही है, स्पाइलेज हो रही है, तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या रीजंस हैं ये आपको देखना होगा। आज आप देखते हो कि जिन डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक यूनिट्स में केयरलेसनेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस में जा रही हैं कि आपके वर्कर्स प्रॉपर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको परफॉर्म नहीं करते, जिस केयरलेसनेस की वजह से, जिससे आप देखते हो वो ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लाइन हो रही हैं। इसी तरह कंट्रोल ओवर ऑल द फेजेस ऑफ ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, उसके कंडक्ट का पार्ट है, उन पे आप तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल इंप्लीमेंट करें, उनकी कंट्रोलिंग मेयर्स को एनालाइज करें या रिव्यू करें। इसी तरह सेकंड पॉइंट हो सकता है इंटरनल ऑडिट में रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एफिशिएंसी। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, अकाउंटिंग एफिशिएंसी में जाके, डिपार्टमेंट में जाके अकाउंटिंग एफिशिएंसी को एग्जामिन करेंगे या इसके रिकॉर्ड चेक करेंगे। ये काम कैसे हो सकता है, प्रोसीजर्स आर इफेक्टिव, जो प्रोसीजर्स जैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आपको दिए जाते हैं, जैसे मैं कह दूं एफएसए किया जा रहा है, जैसे फाइफो है, जैसे लाइफो मेथड है, एवरेज मेथड है, इन्वेंट्री कंट्रोल के लेजर्स हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स हम पढ़ते हैं, तो ये क्या रिलायबल हैं, ये इफ़ेक्टिव हैं, ये या इफ़ेक्टिव नहीं है।
या आपने मैनुअल सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ है, आप फोरेंसिक की तरफ नहीं जा रहे, आप सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक ई अकाउंटिंग की तरफ नहीं जा रहे, ई अकाउंटेंसी को इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे, या किया है और उसकी ट्रेनिंग नहीं है, तो प्रोसीजर्स क्या इफेक्टिव है या नहीं है ये देखना होगा। मैकेनिकल एंड और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आर यूज्ड और नॉट, यानी ये देख लें कि जब कैश काउंट के लिए, कास्टिंग के लिए, हम कास्टिंग पढ़ चुके हैं कि जब आप ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो कास्टिंग को चेक करते हैं, और ये कास्टिंग कौन कर चुका होगा, ये आपके अकाउंटेंट्स उस कंपनी के कर चुके होंगे। तो इंटरनल ऑडिट टीम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखें कि क्या कास्टिंग ठीक हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ होती हैं नहीं होती, कैलकुलेटर्स यूज़ होते हैं नहीं होते, या कैश काउंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ होती हैं नहीं होती, या वर्कर्स सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं या नहीं करते, या आप देखते हो कि गेट कीपर जो है वो कैसे काम कर रहा है, फैक्ट्री गेट कीपर कैसे काम कर रहा है, मटेरियल सुपरवाइज़र कैसे काम कर रहा है, लेबर के लिए क्या कैसे क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उनके लिए, कौन कौन सी अप्लाइंसेज या कौन कौन सी डिवाइसेज या ऑफिस इक्विपमेंट्स यूज़ होती हैं जो उनके उनको उनके पेरोल्स को मैनेज करें, उनकी वेजेस को कंट्रोल करें, वेजेस को रिकॉर्ड करें, या उनकी ड्यूटी को, उनके वर्किंग आवर्स को रिकॉर्ड करें। तो ये अगर है तो ठीक, नहीं तो आप इस पे भी एनालाइज करेंगे। स्पेस इज़ फुली यूटिलाइज्ड, ये ज़रूरी है कि जो भी स्पेस है, जो भी वर्कर्स हैं, जो स्टाफ है, वो फुली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। फुली यूटिलाइज स्पेस से रिलेटेड स्टाफ हो सकता है, ये आपकी फैक्ट्री हो सकती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, तो इसको आपको देखना ज़रूरी होगा। या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कि तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बाज़ औक़ात आप देखते हो कि ओवर स्टाफिंग की जाती है इदारों में, कंपनीज़ में, जिस वर्कर की ज़रूरत नहीं है और वर्कर हायर किए गए हैं, तो उनको आप फिर ट्रांसफ़र करें। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किसी भी यूनिट में 8 वर्कर ज़रूरत है, लेबर 8 ज़रूरी है, काफ़ी है, एडिकेट है, ज़्यादा लेबर काम कर रही है, ओवरबर्डन है, ये डिपार्टमेंट ओवरलोडेड है, तो उसको आप इजीली ट्रांसफ़र करने की सजेशंस दे सकते हैं। इसी तरह पर्सनेल इज़ एडिकेट, पर्सनेल्स जो हैं आपके स्टाफ जो हैं क्या वो एडिकेट हैं, प्रॉपर स्टाफिंग की गई है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना ज़रूरी होगा। लास्ट पॉइंट है एन एक्रीडेटेड program is used for weeding out old records and retaining the current and relevant one। ये ज़रूरी है कि जो आपके ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं, ओल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनकी प्रॉपर उनको कैरी किया गया, उनके बैलेंसेस को कैरी आउट किया गया या नहीं किया गया, या उनकी प्रॉपर लुक आफ्टर की जाती है या नहीं की जाती, उनके लिए प्रॉपर स्टोर रूम्स हैं या नहीं है, या उन रिकॉर्ड्स को ज़ाया कर दिया जाता है, उन रिकॉर्ड्स की कोई केयर नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो फिर ऑडिट जब आता है या कंपनी के जब ऑडिट्स होती हैं तो वही कंपनीज बड़े लॉसेस में जाती हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग या स्टोर रूम्स नहीं होते। तो ये भी ज़रूरी है कि आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी चेक करें। इसी तरह थर्ड जो पॉइंट हो सकता है इंटरनल ऑडिट में, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे। अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, वर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप स्टाफ हैं, तो आपको इंटरनल ऑडिट, स्पेशल असाइन टीम है आप, तो आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। Aspects to be covered include the following: implementation, compliance with procedures, review of individual performance, checking up of plans of organization, place of an internal auditor in the organization। ये चार पॉइंट, दो सॉरी 3 पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट जो है इसमें आपको फोर्थ सब पॉइंट्स को देखना होता है, जिसमें फर्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में कि जब स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, जो पॉलिसी स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, ओनरशिप की तरफ से जो भी पॉलिसीज दी जाती हैं उनकी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। यानी हम देखते हैं कि आप जैसे एजुकेशन में देख रहे हैं, पॉलिसी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनकी कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। आप हेल्थ सेक्टर में देखें, पॉलिसीज़ तो ब्लैक एंड वाइट में नज़र आ जाती हैं, बुकिश पॉइंट्स तक, फाइलिंग तक ही रहती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं नज़र आती। अगर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो तो फिर क्लियर हो जाएगा कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट बना के देती है, जो पॉलिसी मैनेजमेंट बना के देती है, इस्टेब्लिश करके देती है, क्या वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है तो किस लेवल पे हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो उसके क्या रीजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें। कंप्लायंस विद प्रोसीजर्स,
जो प्रोसीजर्स आप देते हैं अपने डिपार्टमेंट्स को, जो प्रोसीजर्स आपकी पॉलिसीज़ का पार्ट्स हैं, आपकी स्ट्रेटजीज़ का पार्ट्स हैं, यानी मैंने आपको कहा फाइफो प्रोसीजर इन्वेंट्री का, लाइफो है, कोई भी हो सकता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर हो सकते हैं ये, रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर्स हो सकते हैं ये, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हो सकते हैं ये, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, कितने परसेंट पे किया जा रहा है, क्या परसेंटेज रही, क्या आउटपुट रहा, ये देखना ज़रूरी है। रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का भी रिव्यू कर लें। एक तो आप देखते हो टीम परफॉर्मेंस को, जहाँ उन वर्कर्स की भी परफॉर्मेंस या उन वर्कर्स की केयरलेसनेस, उन वर्कर्स की डमी एक्टिविटीज़ शो नहीं हो पाती, और वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए शो नहीं हो पाती। तो फिर आप जब आप इंडिविजुअल वर्कलोड पे जाते हो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जाते हो, इंडिविजुअल आउटपुट पे जाते हो, तो क्लियर हो जाता है कि 8 मेंबर्स काम कर रहे थे, 8 में से ये 6 की परफॉर्मेंस है, 2 वर्कर जो हैं उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, या उनको जो टास्क टारगेट्स दिए गए वो अचीव नहीं कर सके, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो परफॉर्मेंस बेस्ट है। तो यहाँ फिर एज ए इंटरनल ऑडिटर आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करना होगा। चेकिंग अप ऑफ प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब आप ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स को भी देख सकते हैं कि प्लानिंग जो की गई, जो गाइडलाइंस या रोड मैप सेट किए गए, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो क्या थी, और उन एक्सपेक्टेशंस को आपने कितने परसेंट अचीव किया, क्या रेशो रही, ये देखना ज़रूरी है। ये था थर्ड पॉइंट इंटरनल ऑडिट में। जो फोर्थ पॉइंट है वो प्लेस ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर इन ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल ऑडिटर की आप फंक्शनैलिटी देखेंगे, उसकी ड्यूटी, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी उसका स्कोप चेक कर लेंगे। इंटरनल ऑडिट इज अ स्टाफ फंक्शन रादर देन अ लाइन वन। ये पॉइंट तो क्लियर कर लें कि इंटरनल ऑडिटर जो है एक स्टाफ फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन। इसका काम ये होता है, ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट को सजेशन दे सकता है, डिसीजन मेकिंग में इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टाफ फंक्शन ही हुआ फिर कि आप ऑडिट करेंगे, ऑडिट के बाद टीम एक थी आपकी, आप ऑडिट कर चुके हैं, ऑडिट के बाद ओपिनियन आपके सजेशंस होंगे, जो आप अपनी मैनेजमेंट को, कंपनी मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे, और कंपनी मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है उस पर एक्शन ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। Consequently, an internal auditor cannot exercise direct authority over the other persons in banking institutions. However, he should be free to appraise and review policies, plans, procedures, and records. He should enjoy independence for ensuring objectivity. He should receive support from management to enable him to perform his job efficiently and effectively. तो यहाँ आप अपनी जॉब इजीली कर सकते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स में आपको एक्सेस होगी जो आपको असाइन किए गए हैं, आप इजीली अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद, पॉलिसी रिव्यू के बाद, अप्रेजल के बाद अपना ओपिनियन सजेस्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट को रिव्यू के लिए। लास्ट जो पॉइंट है वो है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। अब आप एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सेट करेंगे। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में किन पॉइंट्स को आपको सामने रखना होता है? The benefits of internal auditors' work are to be accomplished through the medium of reports on its findings and recommendations. The above report should be prepared in the light of following aspects. These should be carefully prepared and well written. पहले पॉइंट, वेल रिटन होने चाहिए, केयरफुली प्रिपेयर हो कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो, कोई एरर ना हो, कोई ऐसी ओपिनियन सजेस्ट ना करें जिसके आपके पास एविडेंसेस ना हो, ये देखना ज़रूरी है। दिस शुड बी डिज़ाइन टू कैच कैच एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ पर्सन टू होम इट इज़ प्रेजेंटेड। सेकेंड पॉइंट, कि अब आप जो भी ओपिनियन दें वो मैनेजमेंट को ब्रीफ हों, कंसाइज हों, अट्रैक्ट करें, और आपकी प्रेजेंट जो भी टारगेट था, जो रीज़न से ऑडिट किए, वो टारगेट्स अचीव हो पाए यहाँ। ठीक है, गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। थर्ड पॉइंट है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन मस्ट बी क्लियरली एंड यानी आपको कहा गया कि जब आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट इंटरनल ऑडिट कर ले, उसके बाद आप एंड पे कंक्लूजन्स या कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन सेट करते हैं। कंक्लूजन में क्या होता है कि आप बता देते हैं कि जो भी ऑडिट हुए, जो भी हमने रिव्यू किए, कंप्लायंस प्रोसीजर चेक किए, एनालिटिकल प्रोसीजर्स चेक किए, रिलेटेडनेस देखी, रेलिवेंस देखा हमने, रिलायबिलिटी चेक की,
एसेट्स या रिसोर्स मैनेजमेंट को एग्जामिन किया, कंट्रोल चेक किए, तो इवैल्यूएशन की, उसके बाद आप अपनी कंक्लूजन देते हो, तो और आपकी कंक्लूजन ही आपका ओपिनियन होता है कि हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ऑपरेशनल्स रन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स क्या थे, अचीवमेंट्स क्या रही, आप फिर रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंडेशंस आपकी सजेशंस होती हैं कि क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी मैनेजमेंट को। क्या इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या इन पॉलिसीज़ में चेंज करना चाहिए, क्या स्टाफिंग प्रॉब्लम है, क्या सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के इश्यूज़ हैं, क्या जिन डिपार्टमेंट्स में करप्शन हो रही है उसकी क्या रीज़न हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, या यानी डिफरेंट सजेशन, जैसे है कि आप वर्कर्स को बोनसेस दें, वर्कर की सैलरीज रेज दें, सैलरीज इंक्रीज करें, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप वर्कर्स को दें ताकि आपके वर्कर्स करप्शन ना करें, ताकि आपके वर्कर्स फ्रॉड ना करें। तो ये आप फिर क्या करते हो, डिफरेंट रिकमेंडेशन देते हो। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, मेन आइडिया बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ रिपोर्ट एंड सपोर्टिंग डिटेल बी इंक्लूडेड एज एग्जिबिट्स। अब आप क्या कर सकते हो कि जो आप रिपोर्ट में, आपकी रिपोर्ट में मेन आइडिया ज़रूर सपोर्ट कर रहे हो, मेन आइडिया ज़रूर हो। मेन आइडिया मींस कि आपने जो भी एविडेंसेस रहे, जिन जिन यूनिट्स को आपने देखा, उन यूनिट्स में जो भी बातें रहीं, जो इश्यूज रहे, जो प्रॉब्लम्स रहे, जो डेफिशिएंसीज रहीं, उनको ज़रूर आप शो करें और ओपिनियन का पार्ट बनाएं। रफ ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट में बी रिव्यूड एंड डिस्कस्ड बिफोर फाइनल सबमिशन। आप ज़रूरी है कि अपनी ही टीम में, जो आपकी टीम है जिसके आप सीनियर ऑडिटर हैं, सीनियर इंटरनल ऑडिटर हैं, तो आप जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अपनी टीम मेंबर्स के साथ एक मीटिंग लें, फाइनल मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, जिसमें आप ड्राफ्ट को ज़रूर प्रेजेंट करें। और ड्राफ्टिंग प्रेजेंट होगी तो उसमें, क्योंकि आपके डिफरेंट वर्कर्स काम कर चुके हैं, स्टाफ मेंबर्स काम कर चुके हैं, हर स्टाफ मेंबर के पास अपनी नोटबुक होती है जो जिसमें उसने वॉचिंग की, उसने अकाउंट्स चेक किए, अकाउंट्स एग्जामिनेशन की, किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, किसी ने बैलेंसेस को देखे कि देख एग्जामिन किया, किसी ने कास्टिंग चेक की। तो ये सिर्फ मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। तो जब ये मेंबर इन मेंबर्स के सामने ड्राफ्ट प्रेजेंट होगा, तो अब हो सकता है कुछ चीज़ें स्किप कर दी करवाई जाएं या की जाएं सजेशंस की बेसिस पे, अपनी ही टीम मेंबर्स के सजेशन की बेसिस पे, या कुछ फर्दर ऐड किया जाए जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके ओपिनियन को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप ड्राफ्ट ड्राफ्ट को प्रेजेंट करें। स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स नीड टू बी प्रॉपरली हाईलाइटेड। जो इम्प्रूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं, वैल्यू क्रिएशन को इंक्रीज कर सकती हैं, ये ज़रूर इम्प्रूवमेंट, स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स को हाईलाइट करें अपने ओपिनियन में, ताकि मैनेजमेंट को ये हेल्प आउट करे। फॉलो अप इज नीडेड टू इंश्योर एक्शन ऑन द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। अब जब आप ओपिनियन दे चुके हैं तो इस पे फॉलो अप इसका ज़रूरी है कि एज अ इंटरनल ऑडिट टीम जब आप नेक्स्ट ऑडिट स्टार्ट करें तो आप प्रीवियस अपने सजेशन जो दिए थे, आपने जो रिकमेंडेशंस दी थी, उसका फॉलो अप ज़रूर लें। या आप कुछ टाइम आपको मिल सकता है, उस टाइम में आप फॉलो अप ले सकते हैं कि जो 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 सजेशंस हमने दी उस पे मैनेजमेंट ने काम किया है या नहीं किया, हो रहा है या नहीं हो रहा, या इस इंटरनल ऑडिट से आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हुई कंपनी की या नहीं हुई। Second last point, follow up is needed to ensure, sorry, last point, guidelines included in the bank audit manual be followed for the efficient approach of work. ये भी हो सकता है कि जो हम देखते हैं कि हर बैंकिंग सेक्टर के एक मैनुअल होता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बैंक के रूल्स रेगुलेशंस वहाँ होती हैं, उसके कंडक्ट से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो फिर आप ये भी मैनुअल को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जो मैनुअल 2000 फॉर एग्जांपल 19 या 18 का जो लेटेस्ट मैनुअल है, उसकी फॉलोइंग नहीं हो रही, उसको फॉलो की, उसकी फॉलोइंग या इम्प्लीमेंटेशन में मैनेजमेंट अपना रोल परफॉर्म करे। तो ये है इंटरनल ऑडिट है, जिसमें हमने 5 स्टेप्स देखे कि जब आप इंटरनल ऑडिट में जाते हैं आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है अगर आप इंटरनल ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें हमने फर्स्ट कहा कि इंटरनल ऑडिट में आप इवेल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल करें, रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एफिशिएंसी करें, इसी तरह अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, स्कोप यानी, और लास्ट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो ये हमारे पास इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं।